हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज के इस सेशन में हम चैप्टर नंबर 5 को डिस्कस करेंगे, स्टार्ट करेंगे। और इसमें हम बेसिकली भू संसाधन तथा कृषि के बारे में पढ़ेंगे। जो लैंड रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चरल सिस्टम है इंडिया का, उसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये हमारा चैप्टर नंबर 5 है। भारत की जो एनसीईआरटी है, ह्यूमन जियोग्राफी, भारत, लोक और अर्थव्यवस्था, उसमें हम 5वां चैप्टर आज शुरू करने जा रहे हैं। इसमें हम बेसिकली जो भू संसाधन है, इसमें बेसिकली दो चीज़ें डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो चैप्टर नंबर 5 है उसमें हम दो चीज़ें डिस्कस करेंगे। जिसमें पहली चीज़ हम देखेंगे भू संसाधन, यानी जो इंडिया का जियोग्राफिकल लैंड है, उसका क्लासिफिकेशन क्या है, क्लासिफिकेशन का आधार क्या है। और फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो टोटल रिपोर्टिंग एरिया है इंडिया का, उसका कितना परसेंट एग्रीकल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से यूज हो रहा है, जो जिस पे कृषि की जाती है। फिर चारागाह के रूप में कितना है, बंजर भूमि के रूप में कितना है, और जो प्रति भूमि है वो कितनी है। जैसे फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर करते हैं 3-4 साल और 2 साल के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं फर्टिलिटी इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम भू संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद में इंडिया का जो कृषि व्यवस्था है, इंडिया की एग्रीकल्चरल सिस्टम है, उसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। और इसमें हम जो खाद्यान्न फसलें हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर तिलहन फसलें हैं, और उसके बाद में जो वाणिज्यिक फसलें हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और इसमें हम डिटेल से देखेंगे जो कौन सी फसल में इंडिया टॉप प्रोड्यूसिंग है, सेकंड नंबर पे कौन सी फसल में है, और टोटल वर्ल्ड की कितने परसेंट प्रोडक्शन करता है। उसी प्रकार से जो चाय है, कॉफ़ी है, उनकी कौन कौन सी किस्में हैं, जैसे चावल हो गए, तो इनके बारे में रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। और उसी के साथ में जो इंडियन एग्रीकल्चरल के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सीजन है, जैसे तीन जो जलवायु के आधार पर हम जो मंथ को डिवाइड करते हैं, रबी, खरीफ और जायद में, तो उनके बारे में भी डिटेल से देखेंगे। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। शुरुआत में कुछ बेसिक चीज़ें हैं, तो एक बार इनको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के लिए देख लेते हैं कि भू उपयोग या भू संसाधन के बारे में क्या बोला है। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि आपने अपने चारों ओर भूमि के कई उपयोग देखे होंगे। पृथ्वी के कुछ भाग पर नदियां हैं, कुछ पे वृक्ष है और कुछ पे सड़कें और इमारतें हैं। विभिन्न भूमि विभिन्न कार्यों में तो उपयोगी है। मनुष्य भूमि को उत्पादन, रहने तथा नाना प्रकार के मनोरंजन कार्य हेतु संसाधन के रूप में प्रयोग करता है। स्कूल की इमारत है, सड़कें हैं जिन पर यात्रा करते हैं, क्रीड़ा उद्यान यानी जो प्लेइंग ग्राउंड है, और उसके बाद में जो खेत है जिन पर फसलें उगाई जाती है, चारागाह है जहाँ पर पशु चरते हैं। तो ये अब जो भूमि का उपयोग है, पैटर्न है, फॉर एग्जांपल कहीं पे नदी बह रही है, कहीं पे डेंस फॉरेस्ट एरिया है, कहीं पर एग्रीकल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोडक्शन हो रहा है, कहीं पर मनोरंजन के कार्य गार्डन बना हुआ है, पिकनिक गार्डन बना हुआ है, कहीं पर जो नेचुरल लैंडस्केप है पर्यटन के लिए इस्तेमाल हो रहा है, कहीं पर शहर बने हुए हैं तो वहाँ पे इमारतें होगी, सड़कें होगी। ठीक है, और वहाँ पे पार्क होंगे बने हुए। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो बंजर भूमि है उसके आसपास चारागाह होगा। तो ये लैंड का एक अलग अलग जो यूज है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा है। उसके बाद में नेक्स्ट है भू उपयोग का वर्गीकरण। अब जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में 100% लैंड एरिया है, तो उसमें कुछ वर्गीकरण करना पड़ेगा ना, कि हम ये हमारे लिए ये एग्रीकल्चरल लैंड है जो कृषि उत्पादन के लिए इम्पोर्टेंट है। ये इतना पोर्शन है लैंड का वो चारागाह के लिए इम्पोर्टेंट है। ये इतना लैंड है जहाँ पर कुछ भी नहीं होता, यदि हम एग्रीकल्चर करेंगे तो हमें लॉस होगा। या इतना एरिया है जहाँ पर नगरीय व्यवस्था है, यहाँ पर सड़कें बनी हुई है। ठीक है, तो कुछ ऐसे लैंड के क्लासिफिकेशन किए जाते हैं भूमि के, कि उसके आधार पर उसका मैक्सिमम आउटपुट लिया जाए। ठीक है, तो इस वजह से भू उपयोग वर्गीकरण इम्पोर्टेंट है। तो राजस्व विभाग, भू राजस्व विभाग भू उपयोग संबंधी अभिलेख रखता है। ठीक है, जैसे हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जो पटवारी होते हैं, ग्राम सेवक होते हैं, इनके पास में ये सारी डिटेल होती है। भू उपयोग सर्वगों का योग कुल प्रतिवेदन रिपोर्टिंग क्षेत्र के बराबर होता है, जो कि भौगोलिक क्षेत्र से भिन्न होता है। अब फॉर एग्जांपल इंडिया का जो जियोग्राफिकल एरिया है वो 3,82,249 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, तो ये तो हो गया टोटल हमारा जो एरिया है। उसके बाद में एक रिपोर्टिंग एरिया कॉन्सेप्ट होता है, उसमें जितनी लैंड रिपोर्टिंग की हुई है, जैसे फॉर एग्जांपल पटवारी के पास पट्टे होते हैं और जो यूज करता है। ठीक है, तो वो दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, भारत की प्रशासकीय इकाइयों के भौगोलिक क्षेत्र की सही जानकारी देने का दायित्व भारतीय सर्वेक्षण विभाग पर है। क्या आपने कभी भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा तैयार किए गए मानचित्रों का प्रयोग किया है? ठीक है, तो जो बेसिकली जनरल मानचित्र होते हैं जिसमें नॉर्थर्न साइड में एक डायरेक्शन का
दिया हुआ होता है। उसके बाद में नीचे एक स्केल मंडी हुई होती है, ठीक है। और जो भी मैप होता है, चाहे चाहे फिजिकल हो, फिजिकल मैप होगा तो उसमें मरुस्थल होंगे या पठारी क्षेत्र होगा, पहाड़ियाँ दिखेगी कहीं पर जो कोस्टल बेल्ट है वो दिखेगा, या फिर पॉपुलेशन या एग्रीकल्चर से संबंधित है तो जो एग्रीकल्चरल लैंड है वो दिखेगा हमें। तो ये अलग अलग होते हैं। पॉलिटिकल होगा तो वहाँ पे स्टेट की बाउंड्री होगी, डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री होगी, एंड इंटरनेशनल बाउंड्री होगी, ये सारी चीज़ें होती है। भू राजस्व तथा सर्वेक्षण विभाग दोनों में मूलभूत अंतर यह है कि भू राजस्व द्वारा प्रस्तुत क्षेत्रफल पन्नों के अनुसार रिपोर्टिंग क्षेत्र पर आधारित है, जो कि कम या अधिक हो सकता है। कुछ भौगोलिक क्षेत्र भारतीय सर्वेक्षण विभाग के सर्वेक्षण पर आधारित होते हैं और ये स्थायी होते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल पटवारी के पास जो पट्टे हैं उसमें बीच में जो रास्ता छोड़ा हुआ है, ठीक है, उसको हम जो टोटल लैंड एरिया है उसमें इंक्लूड करते हैं, लेकिन वो उपयोगी नहीं है, ठीक है। तो वो क्या करता है, जितना, जैसे फॉर एग्जांपल 10 हेक्टर लैंड है तो उसके पास में आधा हेक्टर में एक रास्ता जा रहा है, ठीक है, तो वो उसको क्षेत्रफल में इंक्लूड करेगा, लेकिन रिपोर्टिंग में इंक्लूड करेगा, लेकिन सर्वेक्षण में इंक्लूड नहीं करेगा, ठीक है। तो वो सर्वेक्षण जो भारतीय सर्वेक्षण विभाग है वो इंक्लूड करता है, ठीक है। तो उसके बाद में नेक्स्ट है भू राजस्व अभिलेखों द्वारा अपनाया गया भू उपयोग का वर्गीकरण, ठीक है। तो इसमें टोटल 9 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। पहला है वनों के अधीन क्षेत्रफल यानी फॉरेस्ट एरिया। दूसरा है बंजर व व्यर्थ भूमि यानी जो बैरन एंड वेस्टलैंड है उसके बारे में है। तीसरा है गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि, लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस, ठीक है। उसके बाद में स्थायी चारागाह क्षेत्र जो परमानेंट पास्चर है, ठीक है, जहाँ पे जो साझा संपत्ति का संसाधन है इस टाइप के ग्रामीण क्षेत्रों में होते हैं। उसके बाद में विविध तरु फसलों व उपवनों के अंतर्गत क्षेत्र, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि, जो लैंड है एग्रीकल्चरल वहाँ पे कृषि तो की जा सकती है, लेकिन इतना इनपुट नहीं है, इतनी कैपिटल नहीं है ह्यूमन ह्यूमन के पास में कि उसको एग्रीकल्चर में बदल सके, एग्रीकल्चरल लैंड में बदल सके। नेक्स्ट है वर्तमान प्रतिभूमि, और उसके बाद में पुरातन प्रतिभूमि, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारी निवल बोया गया क्षेत्र, ठीक है। तो एक से स्टार्ट करते हैं वापस। वनों के अधीन भूमि, बेसिकली ये सिंपल मतलब है कि जहाँ पे वन क्षेत्र है वहाँ पे वनों के अंतर्गत माना जाता है इसको। वर्गीकृत वन क्षेत्र तथा वनों के अंतर्गत वास्तविक क्षेत्र दोनों पृथक है, ठीक है। एक तो होता है वर्गीकृत वन क्षेत्र और एक होता है वनों के अंतर्गत वास्तविक क्षेत्र। सरकार द्वारा वर्गीकृत वन क्षेत्रों का सीमांकन इस प्रकार से किया जाता है जहाँ वन विकसित हो सकते हैं। भू राजस्व अभिलेखों में इसी परिभाषा को सतत अपनाया गया है। इस प्रकार इस संवर्ग के क्षेत्रफल में वृद्धि दर्ज की जा सकती है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि वहाँ वास्तविक रूप से वन पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल दो सिचुएशन है। अब यहाँ पे जो वर्गीकृत वन है इस क्षेत्र को वनों के रूप में माना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक तो वर्गीकृत वन है और दूसरा है वनों के अंतर्गत वास्तविक क्षेत्र, ठीक है। तो इतना लैंड एरिया है जिसको हमने वनों के अंतर्गत वर्गीकृत कर दिया कि भाई साहब ये फॉरेस्ट एरिया है, ठीक है। दूसरा हमने इतना पोर्शन लिया और यहाँ पे माना है कि भाई साहब इस वाले इतने से बेल्ट में यहाँ पे, ठीक है, वन है, ठीक है, वनों के अंतर्गत वास्तविक क्षेत्र है, ठीक है। तो यहाँ पे वन है और ये आसपास का जंगल एरिया, ठीक है। तो ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है, ठीक है। नेक्स्ट है बंजर व व्यर्थ भूमि, वह भूमि जो प्रचलित प्रौद्योगिकी की मदद से कृषि योग्य नहीं बनाई जा सकती। बंजर पहाड़ी है, भूभाग है, मरुस्थल है, जो नदियों द्वारा गॉर्ज बनाए जाते हैं छोटे छोटे, जैसे बेडलैंड टोपोग्राफी है चंबल रिवर की, ठीक है, तो उस टाइप की। नेक्स्ट है गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि, इस संवर्ग में बस्तियों, ग्रामीण शहरी अवसंरचनाओं, सड़कें, नहरें, उद्योगों, दुकानों हेतु आदि उपयोगी भूमि सम्मिलित है। द्वितीय एवं तृतीय क्रियाकलापों में वृद्धि से इस संवर्ग भूमि में वृद्धि होती जाती है, ठीक है। तो जो गैर कृषि में प्रयुक्त भूमि है उसमें द्वितीय एवं तृतीय कृषि यानी कोई इंडस्ट्री लगा दी, कोई जो हाईवे बना दिया, रेलवे लाइन बिछा दी, ठीक है, तो इस टाइप के लैंड। उसके बाद में नेक्स्ट है स्थायी चारा का क्षेत्र, इस प्रकार की अधिकतर भूमि पर ग्राम पंचायत या सरकार का स्वामित्व होता है। इस भूमि का केवल एक छोटा सा भाग निजी स्वामित्व में होता है। ग्राम पंचायत के स्वामित्व वाली भूमि को साझा संपत्ति संसाधन कहते हैं, ठीक है। साझा संपत्ति का मतलब है फॉर एग्जाम्पल एक गाँव है, उस गाँव में 1000 बीघा जमीन है टोटल ग्रामीण क्षेत्र की, उसमें से 300 बीघा जमीन पर ग्रामीण लोग रहते हैं, बाकी 700 बीघा जमीन है जिसको पड़त बोलते हैं मारवाड़ी भाषा में, ठीक है। तो जो जो ये पड़त क्या है, गवर्नमेंट के अंदर आती है, ठीक है। गवर्नमेंट का लैंड है, यहाँ पे हम न तो वृक्ष काट सकते हैं, ठीक है, हम पशु चरा सकते हैं, सूखी लकड़ी लेके आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम खेती नहीं कर सकते। उसके बाद में यहाँ पे पेड़ पौधे नहीं काट सकते, जीव जंतुओं को हानि नहीं पहुंचा सकते, ठीक है। ये रिस्ट्रिक्शन होते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में।
ठीक है। तो इसको साझा संपत्ति संसाधन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो जिस 300 हेक्टेयर के अलावा जो 700 बीघा जमीन है, सॉरी 700 बीघा जमीन है, वहाँ पे क्या कर सकते हैं आप सभी ग्रामीण वासी अपने जो जीव जंतु है, जो पालतू पशु है, उनको चरा सकते हैं, गाय हो भैंस हो, ठीक है। तो इस वजह से इसको साझा संपत्ति संसाधन कहा जाता है। नेक्स्ट है विविध तरु फसलों व उपवन के अंतर्गत क्षेत्र। ठीक है, जो बोए गए निवल क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है, इस संवर्ग में वह भूमि सम्मिलित है जिस पर उद्यान व फलदार वृक्ष, इस प्रकार की अधिकतर भूमि व्यक्तियों के निजी स्वामित्व में होती है। ठीक है, जो जो फार्म हाउस होते हैं किसी व्यक्ति के, वो इसमें आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कृषि योग्य वर्ग भूमि, वह भूमि जो पिछले 5 वर्षों तक या इससे अधिक समय तक पड़ती या कृषि रहित है। ठीक है, इस संवर्ग में सम्मिलित की जाती है भूमि उद्धार तकनीकी द्वारा इसे सुधार कर कृषि योग्य बनाया जा सकता है। यानी कोई एग्रीकल्चरल लैंड है, उस पे हमने लगभग पिछले 5-6 साल से इसको ऐसे ही छोड़ दिया है जमीन को। क्यों छोड़ा है, क्योंकि यहाँ पे जो एग्रीकल्चरल कॉस्ट है वो ज़्यादा आती है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे कृषि नहीं की जा सकती, लेकिन थोड़ा एडिशनल टेक्नोलॉजी का और कैपिटल का इन्वेस्टमेंट करें तो ये व्यर्थ भूमि कृषि योग्य भूमि में बदल जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है वर्तमान प्रतिभूमि। ठीक है, अब ये तीन लाइनें, तीन जो टाइप है ना, ये इंपॉर्टेंट है। एक तो कल्चरेबल वेस्टलैंड, करंट फेलो और फेलो अदर देन करंट फेलो और नेट स्वान एरिया, ये चार टाइप के लैंड इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछते हैं। ठीक है। तो उसके बाद में वर्तमान प्रतिभूमि, वह भूमि जो एक कृषि वर्ष या इससे कम समय तक कृषि रहित रहती है, वर्तमान प्रतिभूमि कहलाती है। भूमि की गुणवत्ता बनाए रखने हैं तो भूमि का प्रति रखना एक सांस्कृतिक प्रचलन है। इस विधि में भूमि की क्षीण उर्वरता या पौष्टिक प्रकृति प्राकृतिक रूप से वापस आ सकती है। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है इसको एक बार वापस समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एग्रीकल्चरल लैंड है, इसको यहाँ पे 3-4 वर्ष कंटिन्यू इस पे एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन किया, खरीफ रबी और जायद के रूप में। ठीक है, लेकिन 3-4 साल बाद में क्या है कि इसमें फर्टिलिटी रेट थोड़ी डाउन हो जाती है। ठीक है, डाउन होने का कारण ये है कि जो एक प्रोसेस होता है, कल्चरल फैक्टर ये है, यहाँ पे लिखा हुआ ना सांस्कृतिक चलन, सांस्कृतिक चलन का मतलब ये है कि एक साल इसको ऐसे ही छोड़ दो, टच मत करो इसको। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो भी यहाँ पे घास उगेगी, ठीक है, और यहाँ पे जो पशु चरेंगे, और जो काऊ डंक होगा, उसकी वजह से ये क्या है कि यहाँ पे जो इसका फर्टिलिटी रेशियो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से ये प्रति छोड़ी जाती है। प्रति का मतलब है कि पड़त के रूप में छोड़ी जाती है, एक साल के लिए इसको यूज नहीं करते हैं। ठीक है। उसके बाद में पुरातन प्रतिभूमि, यह भी कृषि योग्य भूमि है जो 1 वर्ष से अधिक लेकिन 5 वर्ष से कम समय तक कृषि रहित रहती है। अगर कोई भूभाग 5 वर्ष से अधिक समय तक कृषि रहित रहता है तो इसे कृषि योग्य वैध भूमि संवर्ग में सम्मिलित कर दिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे इसका मतलब ये, इसको तो एक कृषि वर्ष या उससे कम समय तक कृषि रहित रहती है, उसको तो बोलते हैं वर्तमान प्रतिभूमि, यानी करंट टाइम में भी इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन 1 साल से कम समय यानी 365 दिन से कम समय के लिए छोड़ा जाता है। ठीक है। दूसरी है पुरातन प्रतिभूमि, यानी 1 वर्ष से लेकर 5 वर्ष तक तो इसको छोड़ा जाता है। यदि 5 वर्ष से ज्यादा टाइम हो गया तो इसको हम किस में, कृषि योग्य वर्ग भूमि में डाल देंगे। ठीक है, तो बेसिक डिफरेंस है, ये याद रखना। नेक्स्ट है निवल बोया गया क्षेत्र, वह है भूमि जिस पर फसलें उगाई व काटी जाती है, वह निवल बोया गया क्षेत्र, यानी कि रबी खरीफ और जायद तीनों फसलें, तीनों सीजन होती है, उसमें हम एग्रीकल्चर करते हैं, कृषि करते हैं, तो उसको हम निवल बोया गया क्षेत्र मान लेते हैं। ठीक है, तो एक बार इन चारों कैटेगरी को वापस देखते हैं। पहला है निवल बोया गया क्षेत्र, जहाँ पे प्रति वर्ष कंटिन्यूअस खेती होती है, खेत को खाली नहीं छोड़ा जाता है। ठीक है, दूसरी कैटेगरी आती है वर्तमान प्रतिभूमि, यानी 1 साल के लिए खाली छोड़ दिया, ये वाली कैटेगरी। ठीक है। उसके बाद में तीसरा लेवल आता है कि ऐसा एग्रीकल्चरल लैंड जिसे हम 3 से 5 वर्ष तक खाली छोड़ देते हैं। ठीक है, तो इसको तो बोलते हैं हम पुरातन प्रतिभूमि, फेलो अदर देन करंट फेलो। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, 1 वर्ष से अधिक लेकिन 5 वर्ष से कम समय तक कृषि रहित रहती है। ठीक है। उसके बाद में चौथी कैटेगरी आती है जिसमें हम जो एग्रीकल्चरल लैंड है उसको 3 से 5 वर्ष तो खाली छोड़ते हैं, लेकिन 5 वर्ष से यदि ज्यादा टाइम हो गया तो इसको हम कृषि योग्य व्यर्थ भूमि मान लेंगे। कृषि योग्य व्यर्थ भूमि का मतलब है कि एग्रीकल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री जो लैंड है वो सुटेबल तो है, लेकिन वहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस वजह से इसको कृषि योग्य व्यर्थ भूमि की कैटेगरी में डालते हैं। ठीक है, तो ये 5 कैटेगरी है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यही क्वेश्चन पूछते हैं, और जो बेसिक डिफरेंस होता है नॉर्मल, इसी को लेके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एक तो निवल बोया गया क्षेत्र, दूसरा प्रतिभूमि, तीसरा पुरातन प्रतिभूमि, और चौथा है कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। ठीक है, ये चार लाइन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा
भारत में भू उपयोग परिवर्तन। अब भू उपयोग परिवर्तन का मतलब ये है कि भारत में जो एग्रीकल्चरल लैंड है और जो फॉरेस्ट लैंड है और जो प्रति भूमि है, व्यर्थ भूमि है, ठीक है, और स्थायी चारागाह क्षेत्र है, इनमें क्या चेंजेस आता रहता है। कभी एग्रीकल्चरल लैंड बढ़ जाता है, कभी फॉरेस्ट लैंड बढ़ जाता है, कभी प्रति भूमि बढ़ जाती है, कभी कृषि योग्य व्यर्थ भूमि बढ़ जाती है, घट जाती है। तो इनमें जो चेंजेस आता है उनका कारण क्या है वो देखना सिंपली हमें, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जिसमें किसी क्षेत्र में भू उपयोग अधिकतर वहाँ की आर्थिक क्रियाओं की प्रवृत्ति पर निर्भर करता है, ठीक है। आर्थिक क्रियाओं की प्रकृति पर कैसे निर्भर करता है कि फॉर एग्जाम्पल कोई चारागाह क्षेत्र है, ठीक है, चारागाह में पशु चरते हैं लेकिन वहाँ पे कोई इंडस्ट्री आ गई, ठीक है, तो उस वजह से चेंजेज आ गया, जो चारागाह था वो कम हो गया, ठीक है, यहाँ पे इंडस्ट्री बन गई, तो इस वजह से। यद्यपि समय के साथ आर्थिक क्रियाओं में बदलाव आता रहता है, लेकिन भूमि अन्य बहुत से संसाधनों की भांति क्षेत्रफल की दृष्टि से स्थायी है, ठीक है। भूमि का लैंड तो जो सरफेस एरिया है वो तो स्थायी रहेगा, लेकिन उसमें जो चेंजेज आता है, इंडस्ट्री हो गई हो, ठीक है, या इंडस्ट्री को हटा के यहाँ पे एग्रीकल्चरल कर लिया गया हो, या इंडस्ट्री को हटा के यहाँ पे कोई सड़क बना दी हो, हाईवे बना दिया, रेल लाइन बना दी हो, ठीक है, तो इस वजह से चेंजेज आते रहते हैं, ठीक है। ये टेम्परेरी है लेकिन परमानेंट है, लैंड है, ठीक है। जिसमें मेन कारण क्या है, तीन परिवर्तन को समझना, ठीक है, जिसमें पहला है अर्थव्यवस्था का आकार, जिससे उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं के मूल्य में के संदर्भ में समझा जाता है। समय के साथ बढ़ता है, जो बढ़ती जनसंख्या, बदलते आय स्तर, उपलब्ध प्रौद्योगिकी व इसी से मिलते जुलते कारकों पर निर्भर है। परिणाम स्वरूप समय के साथ भूमि बदलाव बढ़ता जाता है और सीमांत भूमि को भी प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब फॉर एग्जांपल इंडस्ट्री और एग्रीकल्चरल एक्टिविटी ज़्यादा होने की वजह से यदि एग्रीकल्चरल लैंड कम पड़ रहा है तो उसको हम जो कृषि योग्य व्यर्थ भूमि है उसको निवल बोया गया क्षेत्र में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, तो इस वजह से। दूसरा, समय के साथ अर्थव्यवस्था की संरचना में भी बदलाव होता है। दूसरे शब्दों में द्वितीयक और तृतीयक सेक्टरों में प्राथमिक सेक्टरों की अपेक्षा अधिक तीव्रता से वृद्धि होती है। इस प्रकार के परिवर्तन भारत जैसे विकासशील देश में एक सामान्य बात है। इस प्रक्रिया में धीरे धीरे कृषि भूमि गैर कृषि संबंधी कार्यों में प्रयुक्त होती है। आप पाएंगे कि इस प्रकार के परिवर्तन शहरों के चारों ओर अधिक तीव्र है, जहाँ कृषि भूमि को इमारतों के उपयोग के लिए किया जा रहा है, ठीक है। अब क्या होता है, एक सिटी है, सिटी के चारों ओर एग्रीकल्चरल बेल्ट है, ठीक है। 15-20 साल बाद में क्या होगा, धीरे धीरे जो सिटी का एरिया है वो इतना बढ़ जाएगा। तो ये जो एग्रीकल्चरल लैंड था ये चला गया, कृषि योग्य भूमि थी जो द्वितीयक और तृतीयक क्रियाकलाप के लिए यूज हो गई है। द्वितीयक मतलब यहाँ पे कोई इंडस्ट्री लगा दी, सड़क बना दी, बिल्डिंगें बना दी, या कोई हॉस्पिटल बना दिया, स्कूल बना दी, ठीक है। तो इस टाइप के लैंड की वजह से ये एग्रीकल्चरल लैंड था वो कृषि से बाहर हो गया। जैसे आप किसी भी सिटी में रहते हैं तो वहाँ पे ये एग्जाम्पल देख सकते हैं। नेक्स्ट है तीसरा, यद्यपि समय के साथ कृषि क्रियाकलापों का अर्थव्यवस्था में योगदान कम होता जाता है, भूमि पर कृषि क्रियाकलापों का दबाव कम नहीं होता, कृषि भूमि पर बढ़ते दबाव के कारण है, ठीक है। अब एग्रीकल्चरल लैंड है जो व्यक्ति माइग्रेंट कर जाता है, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र या अर्बन क्षेत्र में, ठीक है, तो जो एग्रीकल्चरल लैंड था वहाँ पे खेती नहीं हो पाती है क्योंकि वो सिटी में चला गया और वहाँ पे वो रोजगार करता है, और वहाँ पे बजा के बस गया, पैसे हो गए थोड़े, तो सिटी के बाहर एक आधे बीघे जमीन ले ली और वहाँ पे अपना घर बना दिया। तो ये एग्रीकल्चरल जो लैंड था कृषि के बाहर वो नगरीय क्षेत्र में इंक्लूड हो गया, ठीक है। तो कृषि भूमि पर बढ़ते दबाव के कारण क्या है कि पहला है, विकासशील देश में कृषि पर निर्भर व्यक्तियों का अनुपात अपेक्षाकृत धीरे धीरे घटता जाता है, जबकि कृषि का सकल घरेलू उत्पाद में योगदान तीव्रता से कम होता जाता है। अब होगा भाई साहब, क्यों होगा, क्योंकि ये एक खेत है, 10 बीघा का खेत है, यहाँ पे कोई वाणिज्य क्रॉप होती है, ठीक है। तो इस वजह से कोई प्रॉब्लम फॉर एग्जांपल या इरिगेशन प्रॉब्लम हो या इनपुट कि व्यक्ति के पास में पैसा नहीं है, इस वजह से वो क्या करता है, इस 10 बीघे के खेत को छोड़ के सिटी में चला जाता है और वहाँ पे वो रोजगार ढूंढ लेता है, स्थायी रोजगार करने लग जाता है, ठीक है। तो जो पहले ये कृषि क्षेत्र था, जो एक तो इसमें व्यक्ति को रोजगार मिलता था, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन करता था, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसने कपास का उत्पादन किया और उसको मार्केट में बेच गया तो खुद का भी फायदा हुआ, और इंडियन जो सकल घरेलू उत्पाद है भारत का उसमें भी जो कपास का प्रोडक्शन हुआ था वो इंक्लूड होता है। लेकिन जब वो कपास की खेती बंद कर देगा और सिटी में चला जाएगा तो जो सकल घरेलू उत्पाद है उसमें कृषि का क्षेत्र जो परसेंटेज है वो गिर जाएगा। वह जनसंख्या जो कृषि सेक्टर पर निर्भर होती है प्रतिदिन घटती जा रही है। अब इसके साथ में इसका परिवार भी सिटी में जाएगा, ये नहीं है कि ये अकेला आदमी जाएगा, ठीक है, इसका कोई छोटा भाई होगा तो वो जाएगा, इसकी वाइफ है, इसके बच्चे हैं, ये सारे क्या करेंगे, सिटी में पलायन कर जाएंगे, ठीक है। तो घटता जाता है। नेक्स्ट है, पिछले
पिछले 4 या 5 दशकों में भारत की अर्थव्यवस्था में प्रमुख बदलाव आया है। इनमें से भू उपयोग परिवर्तन को प्रभावित किया है। 1950 से 51 तथा 2014-15 के दौरान हुए परिवर्तनों को चित्र 5.1 में दर्शाया गया है। इस आरेख को समझने में दो बातें ध्यान रहे। पहला है कि चित्र में प्रदर्शित प्रतिशत अभिलेखित रिपोर्टिंग के संदर्भ में आंकलित है। दूसरा, चूंकि रिपोर्टिंग क्षेत्र भी कुछ वर्षों से अपेक्षाकृत स्थायी है, अतः एक संवर्ग में कमी प्राय दूसरे संवर्ग में वृद्धि दर्शाती है। ठीक है, तो एक बार हम इसको 5.1 नंबर चित्र कौन सा है इसको देखते हैं। अब यहाँ पे है 1950 से 51, जो लाइट जो कॉलम है वो 1950-51 है, और जो जो डार्क ज़्यादातर डार्क पोर्शन है वो 2014-15 को दर्शाता है। ठीक है, तो 1950 से 51 में वन क्षेत्र था जो 17% था, लेकिन प्रेजेंट टाइम ये बढ़कर 23.3% हो गया। ठीक है, तो जो वन क्षेत्र था उसमें जो वन क्षेत्र था उसमें ग्रोथ हुई है। तो वन क्षेत्र में ग्रोथ होने का मतलब है कि जो बाकी के 8 क्षेत्र बचे हैं कहीं ना कहीं कमी हुई होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल कहाँ कमी हुई, जैसे ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग नहीं ये कॉलम मान लेते हैं, बिल्डिंग बोल दिया। ठीक है, तो ये कॉलम है, इसमें कमी आई है। ठीक है, यहाँ पे 13.4 था तो 5.5 हो गया। तो हो सकता है कि 17 से 23 में ग्रोथ है जो इस वजह से हुई है। बंजर व व्यर्थ भूमि है, वहाँ पे हमने वन लगा दिए। दूसरा है गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि। गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि का मतलब है सड़क बना दी, शहर बसा दिया, या कोई उद्योग बसा दिया। तो ये औद्योगिक जो भारत की आज़ादी के बाद में धीरे धीरे ग्रोथ हो रही है ना, अर्बनाइजेशन की, इंडस्ट्री की, तो इसका मेन कारण यही है कि जो गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि थी उसमें कमी हुई है, वृद्धि हुई है। ठीक है, पहले 3.2 थी, अभी 8.7 हो गई है। ठीक उसी प्रकार से बंजर व व्यर्थ भूमि को या तो द्वितीय एवं तृतीय क्रियाकलापों के लिए यूज ले लिया या वन क्षेत्र के लिए यूज ले लिया। उसके बाद में जो अलग अलग प्रोग्राम हैं, ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट के कि जो फॉरेस्टेशन के लेकर, जो वनीकरण को लेकर है, ठीक है, तो उसमें इसको यूज कर लिया। फिर उसके बाद में स्थायी चारा का 2.3 से 3.3 हुआ है, तो इसमें थोड़ी ग्रोथ हुई है। फसल वृक्षों के अधीन क्षेत्र। ठीक है, यहाँ पे फसल वृक्षों के अधीन क्षेत्र। फसल वृक्ष का मतलब है कि जो एग्रो फॉरेस्ट्री टाइप के जो होते हैं, जिसमें पेड़ पौधे लगाए जाते हैं और उसके बाद में उसके लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है, बेचा जाता है। ठीक है, फर्नीचर के लिए। तो उसमें कमी कमी आई है, पहले 6.9 था, अभी ये 1.0% आ गया। ठीक है, तो इसमें कमी देख सकते हैं आप, लगभग 6% की कमी हुई है। उसके बाद में कृषि योग्य व्यर्थ भूमि है, इसमें कमी आई है। वर्तमान प्रतिभूमि के अतिरिक्त भूमि है, उसमें भी कमी आई है। और वर्तमान प्रतिभूमि है उसमें ग्रोथ हो रही है। ठीक है, तो ऐसे कौन कौन से सेक्टर है जहाँ पर कमी हो रही है। ठीक है, तो पहले उनको देखते हैं एक बार। ठीक है, एग्जाम में इंपॉर्टेंट कभी स्टेटमेंट की भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला तो ये है आपका बंजर व व्यर्थ भूमि। ठीक है, और दूसरा आपका फसल वृक्षों के अधीन क्षेत्र। तीसरा कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। चौथा वर्तमान प्रति के अतिरिक्त प्रतिभूमि। ठीक है, तो ये 4 कैटेगरी है जहाँ पे जो 1950-51 की तुलना में 2014-15 में अनुपात में कमी आई है। ठीक है, लेकिन जो वन क्षेत्र है, गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि है, स्थायी चारागाह है, और उसी प्रकार से वर्तमान प्रतिभूमि और निवल बोए गए क्षेत्र है, इनमें ग्रोथ हुई है। ठीक है, तो ग्रोथ में भी सबसे ज्यादा ग्रोथ कहाँ पे हुई है, यहाँ पे 17 से 23.3 हुई है। ठीक है, यानी 18-19 कहने का मतलब लगभग 5.3% ग्रोथ हुई है। 5.3% नहीं, 6.3%, सॉरी। ठीक है, तो 6.3% ग्रोथ हुई है यहाँ पे वन क्षेत्र में। उसी प्रकार से सबसे ज़्यादा ग्रोथ बाद में निवल बोया गया क्षेत्र है, यहाँ पे 41.7 से 45.5 के अनुपात में ग्रोथ हुई है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा ग्रोथ है वो वन क्षेत्र में हुई है। उसके बाद में एग्रीकल्चरल क्षेत्र है, जो निवल बोया गया क्षेत्र है, वहाँ पे ग्रोथ हुई है। ठीक है, तो ये दो बातें इंपॉर्टेंट रखनी है। ठीक है, एक तो ये है, दूसरा इसमें, और तीसरा यहाँ पे, और चौथा यहाँ पे। ठीक है, ये कौन सा बच गया, स्थायी चारागाह। हाँ, ठीक है, तो ये ऐसे 5 कैटेगरी है जहाँ पे जो परसेंटेज है वो बढ़े हैं। ठीक है, बाकी में घटे हैं। तो ये 3-4 चीज़ें याद रखनी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में नेक्स्ट है कि चित्र 5.1 से पता चलता है कि 4 समग्रों में वृद्धि व 4 समग्रों के अनुपात में कमी दर्ज की गई है। वन क्षेत्रों, गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि, वर्तमान प्रतिभूमि, निवल बोए गए क्षेत्र आदि के अनुपात में वृद्धि हुई है। ठीक है, तो वृद्धि के निम्न कारण हो सकते हैं। ठीक है, अब क्या कारण है, गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त क्षेत्र में वृद्धि दर अधिकतम दर है। ठीक है, तो यहाँ पे ये पढ़ा था ना मैं, गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त। ठीक है, तो इसमें ग्रोथ रेट ज़्यादा हुई है, 3.2 से 8.7। 1 मिनट, शायद हो सकता है इसमें ज़्यादा ग्रोथ हो। ठीक है, तो 3.2 से
8.7 हुई है। तो सबसे ज़्यादा ग्रोथ है वो सेकंड नंबर कैटेगरी में हुई है। इसका कारण भारतीय अर्थव्यवस्था की बदलती संरचना, ठीक है, और जिसकी निर्भरता औद्योगिक व सेवा सेक्टरों तथा अवसंरचना संबंधी विस्तार पर उत्तरोत्तर बढ़ती रहती है, ठीक है। यानी जो प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में जो मूवमेंट हो रहा है इंडियन एग्रीकल्चर में, सॉरी इंडियन इकोनॉमी में, उस वजह से इसमें ग्रोथ हुई है। इसके अतिरिक्त गांवों व शहरों में बस्तियों के अंतर्गत क्षेत्रफल में विस्तार से भी इसमें वृद्धि हुई है। अतः गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि का प्रसार कृषि योग्य है, परंतु वह भूमि कृषि भूमि पर हानि हुआ, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, जैसा कि पहले वर्णन किया गया है कि देश में वन क्षेत्र में सीमांक वृद्धि सीमांकन के कारण हुई है, न कि देश में वास्तविक वन आच्छादित क्षेत्र के कारण, ठीक है। यानी पहले जो लैंड कोई भूमि थी उसको फॉरेस्ट के अंदर क्लासिफिकेशन नहीं किया गया था, ठीक है। क्लासिफिकेशन तो किया गया था, लेकिन उसको एक प्रॉपर सर्वे के अंदर नहीं माना गया था कि इतनी भूमि के अंदर फॉरेस्ट है, ठीक है। तो इस वजह से बाद में धीरे धीरे जैसे टेक्नोलॉजी आती गई तो इसमें वन क्षेत्र में कमी होती, सॉरी वृद्धि होती गई, ठीक है। तो जो वास्तविक वृद्धि है वो वृद्धि सीमांकन के कारण हुई, न कि देश की वास्तविक वन आच्छादित वृद्धि क्षेत्र के कारण। यानी फॉरेस्ट की ग्रोथ नहीं हुई है, फॉरेस्ट लैंड की ग्रोथ हुई है सर्वे के कारण और नई टेक्नोलॉजी के कारण, जो हमने पहचाना कि इस वाले पर्टिकुलर क्षेत्र में वन ज्यादा है, इस वजह से। वर्तमान प्रति भूमि में वृद्धि के दो कारण समझा जा सकता है। वर्तमान प्रति क्षेत्र में समयानुसार काफी उतार चढ़ाव की प्रवृत्ति रही है, जो वर्षों की अनियमितता तथा फसल चक्र पर निर्भर है। दूसरा है कृषि हेतु कृषि योग्य व्यर्थ भूमि के उपयोग के कारण निवल बोए गए क्षेत्र में वृद्धि एक वर्तमान समय की वर्तमान घटना है। इससे पहले निवल बोए गए क्षेत्र में धीमी गति से ह्रास दर्ज किया जा रहा है। ऐसे संकेत हैं कि निवल बोए गए क्षेत्र में न्यूनता के कारण गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि के अनुपात में वृद्धि भी थी, ठीक है, वृद्धि थी। अपने गांव तथा शहरों में कृषि योग्य भूमि पर बढ़ते भवन निर्माण कार्यों के विषय में देखें, वही हमने जो पहले पढ़ा था, एक जो एग्रीकल्चरल लैंड है और बीच में यहाँ पे सिटी है, तो धीरे धीरे सिटी क्या करेगी, चारों दिशाओं में फैलेगी, ठीक है। तो इस वजह से सड़कें बनेगी, इमारतें बनेगी, हॉस्पिटल, स्कूल, ये सारे जो फैसिलिटीज क्रिएट होगी, तो एग्रीकल्चरल लैंड कम हो जाएगा। नेक्स्ट है वे चार भू उपयोग संवर्ग जिसमें क्षेत्रीय अनुपात में गिरावट आई है। बंजर भूमि कम हुई है, व्यर्थ भूमि व कृषि योग्य व्यर्थ भूमि कम हुई है, चारागाह कम हुए तथा तरु फसलों के अंतर्गत क्षेत्र तथा प्रति भूमि, ठीक है। तो इनके अनुपात में गिरावट आई है। इनके घटते क्रम का निम्नलिखित कारण है, ठीक है। इनके कारण क्या है, इनके कमी होने के कारण क्या है, इसमें पहला कारण तो यही है कि समय के साथ जैसे जैसे कृषि व गैर कृषि कार्य हैं तो भूमि पर दबाव बढ़ता है, वैसे वैसे तथा व्यर्थ एवं कृषि योग्य व्यर्थ भूमि में समय अनुसार इसमें कमी इसकी साक्षी है, ठीक है। यानी कृषि और गैर कृषि कार्यों में भूमि पर दबाव बढ़ा है, ठीक है, वैसे वैसे व्यर्थ तथा कृषि योग्य भूमि व्यर्थ में समय अनुसार इसमें कमी इसकी साक्षी है। तो इसका कहने का मतलब है कि जो कृषि और गैर कृषि योग्य कार्य भूमि पर दबाव बढ़ता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई हाईवे निकाल दिया एग्रीकल्चरल लैंड से, या सिटी रीजन डेवलप हो गया, ठीक है, तो इस वजह से तो ये मेन कारण है। दूसरे चारागाह भूमि में कमी का कारण कृषि भूमि पर बढ़ता दबाव, सांझी चारागाहों पर गैर कानूनी तरीके से कृषि विस्तार ही इनका न्यूनता का मुख्य कारण है। यानी एक तो जो गवर्नमेंट का लैंड एरिया है उस पर निजी स्वामित्व हो जाना, उसके बाद में चारागाह है उसको एग्रीकल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलप कर लेना, तो इस वजह से इसमें गिरावट आई है, ठीक है। अब नेक्स्ट है साझा संपत्ति संसाधन। अब हमने एक लैंड कैटेगरी पढ़ी थी, उसमें कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज पढ़ा था, ठीक है। तो इसमें हमने यहाँ पे पढ़ा था स्थायी चारागाह क्षेत्र, जिसमें ग्राम पंचायत के स्वामित्व वाली भूमि को साझा संपत्ति संसाधन कहा जाता है, ठीक है। तो इसको देखते हैं। इसमें है भूमि के स्वामित्व के आधार पर मोटे तौर पर दो वर्गों में बांटा जा सकता है, निजी भू संपत्ति तथा साझा भू संपत्ति, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। पहले वर्ग की भूमि पर व्यक्तियों का निजी स्वामित्व होता है और कुछ व्यक्तियों का सम्मिलित निजी स्वामित्व हो जाता है। यानी या तो कोई पर्टिकुलर किसी व्यक्ति का खेत हो या जमीन का भाग हो, या तीन चार व्यक्ति मिलकर इस जमीन के टुकड़े को खरीदते हो। दूसरे वर्ग की भूमियां सामुदायिक उपयोग हेतु राज्यों के स्वामित्व में होती है। साझा संपत्ति संसाधन पशुओं के लिए चारा, घरेलू उपयोग हेतु ईंधन, लकड़ी, साथ ही अन्य वन उत्पादन जैसे फल, रेशे, गिरी, औषधीय पौधे आदि उपलब्ध कराती है। जैसे फॉर एग्जांपल ग्रामीण क्षेत्र में, गांव के आसपास में जो हमने एग्जांपल माना था ना, 300 जो बीघा जमीन है वो वहाँ पे ग्रामीण लोग रह रहे हैं, ठीक है। और जो 700 बीघा जमीन है वो पड़त है, गवर्नमेंट की जमीन है। तो वहाँ से क्या करते हैं व्यक्ति, एक तो जंगली पेड़ पौधे होते हैं तो वहाँ से
फ्रूट्स इकट्ठे करके लेके आ गए, ठीक है, फिर रेसे लेके आ गए, या गिरी, गिरी का मतलब है कि कोई जो ऐसे प्रोडक्ट है जो ह्यूमन कंजप्शन के लिए उपयोगी है, और वहाँ पे वो वन में, जंगल में सड़ते हैं, गलते हैं, उनका कोई उपयोग नहीं होता, तो खाद्यान्न आपूर्ति के लिए या अपने मेडिसिनल पर्पज के लिए उपयोग करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है जो ईंधन है, तो लकड़ी लेके आ गए, या जो साथ में पशुओं को चरा के आ गए, ठीक है। तो इस वजह से ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन, छोटे कृषक तथा अन्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के व्यक्तियों के जीवन यापन में इन भूमियों का विशेष महत्व होता है, क्योंकि उनके पास में, एक तो ग्रामीण क्षेत्रों में जिस व्यक्ति के पास कृषि भूमि नहीं होती है, उसकी लाइफ में थोड़ी अनसर्टेनिटी रहती है, क्योंकि यदि किसी व्यक्ति के पास में 2 या 5 बीघा जमीन हो, तो भी वो अपना जो खाने पीने का जो व्यवस्था है, प्रोडक्शन है, वो बाजरा या गेहूं का प्रोडक्शन कर सकता है। यदि उसके पास एग्रीकल्चरल लैंड नहीं है, तो वो क्या करेगा, मजदूर के रूप में वर्क करेगा ग्रामीण क्षेत्र में भी, क्योंकि इसमें से अधिकतर भूमिहीन होने के कारण पशुपालन से प्राप्त आजीविका पर निर्भर होते हैं। महिलाओं के लिए इन भूमियों का विशेष महत्व होता है। यदि किसी के पास ग्रामीण क्षेत्र में एग्रीकल्चरल लैंड नहीं होता है, तो वो गाय और भैंसे रखता है अपने आजीविका के लिए, कि भाई दूध निकाल के सिटी में बेच दिया, और उससे जो इनकम हुई उससे गुजारा कर लिया। अब महिलाओं के लिए भूमियों का विशेष महत्व कैसे है, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में चारा व लकड़ी एकत्रित करने की जिम्मेदारी उन्हीं की होती है। इन भूमियों में कमी से उन्हें चारा व ईंधन के तलाश में दूर दूर भटकना पड़ता है। यानी पहले कोई ग्रामीण क्षेत्र के पास में जो लैंड था, वो सर साझा प्रॉपर्टी थी, बाद में धीरे धीरे ग्रामीणों ने इस पर कब्जा कर लिया, तो अब वो क्या, काफी दूर जाएंगे लकड़ी इकट्ठा करने के लिए। साझा संपत्ति संसाधनों को सामुदायिक प्राकृतिक संसाधन भी कहा जा सकता है, जहाँ सभी सदस्यों को इसके उपयोग का अधिकतर अधिकार होता है, तथा किसी विशेष के संपत्ति अधिकार न होकर सभी सदस्य कुछ विशेष कर्तव्य भी होते हैं। कर्तव्य क्या होते हैं कि सामुदायिक वन, चारागाहों, ग्रामीण जलाशयों, क्षेत्रों तथा अन्य सार्वजनिक स्थान साझा संपत्ति संसाधन के ऐसे उदाहरण हैं जिनका उपयोग एक परिवार से बड़ी इकाई करती है, तथा यहाँ उनके प्रबंधन के दायित्व का निर्वहन करती है, ठीक है। तब यहाँ पे कुछ ड्यूटीज होती है। अब आपका अधिकार है, सभी पूरे ग्रामीण वासियों का अधिकार है कि आप अपना जो पालतू पशु है उनको चरा सकते हैं, लकड़ी इकट्ठा कर सकते हैं, फल हो, रेसे हो, ठीक है, गिरी हो, इन सभी को आप यूटिलाइज कर सकते हो। लेकिन आपकी कुछ ड्यूटीज है। ड्यूटीज क्या है कि आप फॉरेस्ट एरिया है, उसको जो साझा संपत्ति है उसको नुकसान नहीं पहुंचाओगे। पहला पहला ये नुकसान नहीं पहुंचाओगे कि जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है उस पर कब्जा नहीं करोगे। दूसरा ये है कि यदि आप जंगल में जाते हैं, फॉरेस्ट एरिया में जाते हैं, तो वहाँ पे जो पेड़ पौधे नहीं काट सकते, जो जंगली जीव जंतु है उनको, उनका जो हैबिटाट है, उनका निवास स्थान है, उसके साथ में छेड़छाड़ नहीं करोगे। उसके बाद में जो जल एकत्रित क्षेत्र है, जहाँ पे जल है, तो कोई तालाब है आसपास में, तो उसको गंदा नहीं करोगे, ठीक है। तो जितना लिमिट में प्रयोग करोगे उतना ही आपके लिए मैक्सिमम बेनिफिट होगा। यदि आप पेड़ पौधे काट दोगे, ठीक है, तो बाद में आपके जो कंदमूल है, फल है, इनका प्रयोग नहीं कर पाओगे। तो इस वजह से यहाँ पे कुछ बाउंडेशन होती है इन पे, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका भारत में कृषि भूमि उपयोग, ठीक है। अब कृषि भूमि उपयोग का क्या मैटर है, इसको देख लेते हैं एक बार, ठीक है। अब भारत में कृषि भू उपयोग, भू संसाधनों का महत्व उन लोगों के लिए अधिक है जिनकी आजीविका कृषि पर निर्भर रहती है। यानी द्वितीय या तृतीय आर्थिक क्रियाओं की अपेक्षा कृषि पूर्णतः भूमि पर आधारित होती है। अन्य शब्दों में कृषि उत्पादन में भूमि का योगदान अन्य सेक्टरों में योगदान से अधिक होता है। अतः ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन प्रत्यक्ष रूप से वहाँ की गरीबी से संबंधित है, ठीक है। यदि किसी व्यक्ति के पास में एग्रीकल्चरल लैंड है, तो वो अपने जीवन का गुजारा कर सकता है, वहाँ पे खेती प्रोडक्शन कर लेगा, और उस वजह से उनकी जो खाद्यान्न आपूर्ति है वो फुलफिल हो जाएगी, और एक्स्ट्रा बचेगा तो उसको मार्केट में बेच के जाएगा और अपनी आमदनी क्रिएट कर लेगा। दूसरा, भूमि की गुणवत्ता कृषि उत्पादकता को प्रभावित करती है, जो अन्य कार्यों में नहीं होती है, ठीक है। अब जैसे सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर है, वहाँ पे इंडस्ट्री है, तो इंडस्ट्री में इनपुट, यदि हम जो जिस आधार की इंडस्ट्री स्थापित की है, यदि उसका प्रोडक्शन नहीं होगा, तो हमें आउटपुट नहीं मिलेगा। लेकिन भूमि एक जो कृषि उत्पादन को प्रभावित करती है, तो अन्य कारकों पर निर्भर नहीं रहती है। यदि हमने भूमि का प्रॉपर उपयोग किया है, तो ये हमें लॉन्ग टाइम तक आउटपुट देगी। ग्रामीण क्षेत्रों में भू स्वामित्व का आर्थिक मूल्य के अतिरिक्त सामाजिक मूल्य भी है, तथा प्राकृतिक आपदाओं तथा निजी विपदा में एक सुरक्षा की भांति समाज में प्रतिष्ठा बढ़ाता है। यानी ग्रामीण क्षेत्र में जिस व्यक्ति के पास जितनी ज्यादा जमीन है उसकी प्रतिष्ठा ज्यादा है, ठीक है। तो ये एक सोशल स्टेटस भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। आजकल तो नहीं है ज्यादातर, क्योंकि यहाँ भी जो गवर्नमेंट जॉब्स है इनमें जो हायर रैंक में जो लगते हैं व्यक्ति, चाहे किसी व्यक्ति के पास में 300-400 बीघा जमीन ही क्यों ना हो, यदि कोई व्यक्ति जो ए या बी क्लास की गवर्नमेंट जॉब में लग जाता है, तो फिर ये सारी चीज़ें नेगलेक्ट हो जाती
जाती है। तो धीरे धीरे ये सोशल स्टेटस वाला जो फैक्टर है वो धीरे धीरे डाउन होने लग गया है। ठीक है। समस्त कृषि भूमि संसाधनों का अनुमान अर्थात समस्त कृषि योग्य भूमि, निवल बोया गया क्षेत्र तथा सभी प्रकार की प्रतिभूमि और कृषि योग्य वर्ग भूमियों के योग में लगाया जा सकता है। ठीक है। समस्त कृषि भूमि संसाधन का अनुपात क्या है, इसमें पहला है निवल बोया गया क्षेत्र है, और उसके बाद में कृषि योग्य सभी प्रकार की प्रतिभूमि, पहला तो निवल बोया गया क्षेत्र, प्रतिभूमि, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। ठीक है। ये तीन चार कैटेगरी को मिलकर के हम समस्त एग्रीकल्चरल लैंड के रूप में मानते हैं। तालिका 5.1 में ये निष्कर्ष निकलता है कि पिछले वर्षों में समस्त रिपोर्टिंग क्षेत्र में कृषि भूमि का प्रतिशत कम हुआ है। कृषि योग्य व्यर्थ भूमि संवर्धन में कमी के बावजूद कृषि योग्य भूमि में कमी आई है। ठीक है। तो ओवरऑल इसमें कमी हो रही है समस्त कृषि भूमि में। ठीक है। उसका मेन कारण क्या है यहाँ पे देखते हैं। जैसे 1950 से 51 के बीच में और 2014-15 के बीच में जो रिपोर्टिंग क्षेत्र है वो कितना था, कृषि योग्य बंजर भूमि का 8 था, जो 4 हो गया, कमी हुई है। ठीक है। उसके बाद में पुरातन प्रतिभूमि 6.1 थी, वो 3.6 हो गई है, यहाँ पे भी कमी हुई है। उसके बाद नेक्स्ट है वर्तमान प्रतिभूमि, यहाँ पे 3.7 थी, वो धीरे धीरे बढ़ के यहाँ पे 4.9 हो गई, तो यहाँ पे ग्रोथ हुई है। निवल बोया गया क्षेत्र 41.7 था, जो 45.5 हो गया। ठीक है। तो यहाँ पे ग्रोथ हुई है। ठीक है। तो दो फैक्टर है जहाँ पर तो कमी हुई है, दो फैक्टर में ग्रोथ हुई है। ठीक है। तो ओवरऑल देखें 1950-51 में ये 59.5 था, जो परसेंट टाइम में 58.0 हो गया। तो ओवरऑल ग्रोथ हुई है रिपोर्टिंग क्षेत्र में, ये बात इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है। क्या हुई है, कमी हुई है। उसके बाद में समस्त कृषि योग्य भूमि का प्रतिशत 1950-51 और 2014-15 की बात करते हैं। ठीक है। इसमें देखते हैं तो कृषि योग्य बंजर भूमि है, कृषि योग्य बंजर भूमि 13.4 से 6.8 हुई है, यानी कमी हुई है। पुरातन प्रतिभूमि 10.2 से 6.2 हो गई, यहाँ पे भी कमी हुई है। वर्तमान प्रतिभूमि में 6.2 से 8.4 हो गई है। ठीक है। तो यहाँ पे ग्रोथ हुई है। और उसी प्रकार से निवल बोया गया 17 है, जो 70.0 से 78.4 हुआ है, तो यहाँ पे भी ग्रोथ हुई है। तो ओवरऑल यहाँ पे ये चीज़ें, दो फैक्टर यहाँ पे ग्रोथ हुई है और दो फैक्टर में कमी आई है। ठीक है। तो हमें समस्त कृषि योग्य भूमि प्रतिशत में भी देखना है कि एग्रीकल्चरल लैंड है जो निवल बोया गया क्षेत्र है वहाँ पे ग्रोथ हुई है इसमें, और वर्तमान प्रतिभूमि में ग्रोथ हुई है। ठीक है। बाकी ये दो है जहाँ पे कमी हुई है। तो इस डायग्राम में, इस इंडेक्स में आपको दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट याद रखनी है। ठीक है। कौन कौन सी है, पहली तो ये देखना है कि जो रिपोर्टिंग क्षेत्र है वो कितना था और कितना बढ़ा है या घटा है। तो यहाँ पे कमी हुई है, 59.5 से 58 हो गया है। तो ये इंपॉर्टेंट, एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। दूसरा, दो स्टेटमेंट दे देगा आपको कि कहाँ पे कमी हुई है और कहाँ पे वृद्धि हुई है। तो ये दो फैक्टर है इंपॉर्टेंट है, याद रखना, दोनों इंडेक्स में, दोनों कैटेगरी में, रिपोर्टिंग क्षेत्र और समस्त कृषि क्षेत्र में। इन दोनों में तो कमी हुई है और इन दोनों में वृद्धि हुई है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब तीसरा क्वेश्चन बन सकता है कि आपसे जो निवल बोया गया क्षेत्र है 1950-51 में 70% था, वो 78.4% हो गया। ये किसका हुआ, समस्त कृषि योग्य भूमि का। समस्त कृषि योग्य भूमि में ये चार पैरामीटर आते हैं, ये बात भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कृषि योग्य बंजर भूमि, पुरातन प्रतिभूमि, वर्तमान प्रतिभूमि और निवल बोया गया क्षेत्र। अब इसको एक बार वापस देखते हैं। ठीक है। कि ये तीनों चार चीजें क्या है। ठीक है। तो निवल बोया गया क्षेत्र का मतलब है कि जहाँ पे अभी प्रेजेंट टाइम में एग्रीकल्चर हो रही है। वर्तमान प्रतिभूमि का मतलब है कि 1 साल के लिए प्रति छोड़ा गया है। पुरातन प्रतिभूमि का मतलब है 3 से 5 वर्ष के लिए उसको खाली छोड़ा गया है। और कृषि योग्य बंजर भूमि का मतलब है कि 5 वर्ष से अधिक समय तक इसको बंजर छोड़ा गया है। ठीक है। तो इनमें दो कैटेगरी में कमी हुई, दो में वृद्धि हुई है। तो इसमें देखते हैं कि समस्त एग्रीकल्चर जो निवल बोया गया क्षेत्र था 1950-51 में 70% था, वो वर्तमान में 78.4% हो गया है। उसी प्रकार से जो वर्तमान प्रतिभूमि 1950-51 में 6.2 थी, वो प्रेजेंट टाइम में 2014-15 में 8.4 हो गई है। तो एक तो दो बातें ये इंपॉर्टेंट है, दो बातें ये इंपॉर्टेंट है, उसके बाद में एक ये बात इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो ये चीजें याद रखनी है। अब नेक्स्ट है, यहाँ पे दे रखा है कि उपरोक्त वर्णन से यह स्पष्ट होता है कि भारत में निवल बोए गए क्षेत्र में बढ़ोतरी की संभावनाएं सीमित है, अतः भूमि बचत प्रौद्योगिकी विकास करना आज अत्यंत आवश्यक है। यह प्रौद्योगिकी दो भागों में बांटी जा सकती है। पहली वह है जो प्रति इकाई भूमि में फसल विशेष रूप से उत्पादकता बढ़ाए, तथा दूसरी वह प्रौद्योगिकी जो एक कृषि वर्ष में गहन भू उपयोग में सभी फसलों का उत्पादन बढ़ाए। अब यहाँ पे दो चीजें बोली है। पहली चीज तो ये बोली है इसने कि अब ये जो सकल कृषि योग्य भूमि है हमारे पास में, इसमें ग्रोथ नहीं कर सकते। इसमें ग्रोथ क्यों नहीं कर सकते कि फॉरेस्ट एरिया है उसको भी बढ़ाना पड़ेगा। फिर जो द्वितीय तृतीय क्रियाकलाप है, कोई इंडस्ट्री हो गई या सर्विस सेक्टर हो गया, कोई अर्बनाइजेशन एरिया हो गया, सड़क निकाल दी, नहर निकाल दी, रेलवे लाइन निकाल दी, हवाई पट्टी बना दी,
तो ये भूमि एग्रीकल्चर के लिए हम वापस नहीं ले सकते। तो हम क्या करें कि जिस वजह से हमारा जो खाद्यान्न डिमांड है, जो फूड की डिमांड है, वो फुलफिल कर सकें हम, तो उसके लिए हमें दो चीज़ें करनी पड़ेगी। एक तो ये करनी पड़ेगी कि हमें प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ। ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल हमने हरित क्रांति में, आगे हम हरित क्रांति के बारे में पढ़ेंगे, तो उसमें पढ़ेंगे कि भारत की खाद्यान्न जो डिमांड थी, पहले हम क्या करते थे, जो एक स्कीम थी PL480। ठीक है, PL480, हम यूएसए से गेहूं का इंपोर्ट करते थे, गेहूं और चावल का। और हम यूएसए को ये भी बोलते थे कि हमें उस कैटेगरी का गेहूं या चावल ज़्यादा दो जो हमें हमारी खाद्यान्न को डिमांड को फुलफिल कर सके। ठीक है, तो पूर्ण रूप से निर्भर थे। बाद में हरित क्रांति आई, और हरित क्रांति में हमने क्या किया, हम ऐसी हाई यील्डिंग वैरायटी, जो उच्च उत्पादक बीज थे, उनको लेके आए। हमने जो मैक्सिको से गेहूं की किस्म लेके आए, और फिलीपींस से चावल की किस्म लेके आए। उससे हमने जो ग्रीन रिवोल्यूशन है उसको सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किया हमने, और खाद्यान्न की डिमांड थी उसको फुलफिल किया। तो हम एग्रीकल्चरल लैंड को तो नहीं बढ़ा सकते, लेकिन हम प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, पर्टिकुलर किसी भी किस्म की, फॉर एग्जाम्पल गेहूं हो या चावल हो। उसके बाद में दूसरा क्या है कि कृषि वर्ष में गहन भू उपयोग। अब गहन भू क्या, भू उपयोग का मतलब क्या है कि एग्रीकल्चरल इंटेंसिटी। एग्रीकल्चरल इंटेंसिटी का मतलब है कि एक कृषि वर्ष में किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में हम कितनी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन करते हैं, कितने टाइम में। ठीक है, एक कृषि वर्ष में एक स्थायी भू क्षेत्र में हम कितनी फसल लेते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं एग्रीकल्चरल इंटेंसिटी या कृषि गहनता। तो हम प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे तो हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा, हम कृषि गहनता बढ़ाएंगे तो हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा। कृषि गहनता का दूसरा मतलब समझते हैं कि हम एक कृषि वर्ष में इस खेत से हम रबी और खरीद में फसलें बोते थे। ठीक है, बाद में जायद में यहाँ पे खाली रहती थी। तो हम क्या किया, बाद में धीरे धीरे रबी और खरीफ की तो ले रहे थे, जायद में भी हमने यहाँ पे कुछ प्रोडक्शन किया। तो ये एग्रीकल्चरल की इंटेंसिटी बढ़ गई कृषि गहनता की, कि हम पहले 2 सीजन में खेती करते थे, अब हम तीनों सीजन में खेती करते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे एग्रीकल्चरल इंटेंसिटी बढ़ गई। दूसरी, प्रौद्योगिकी का लाभ यह है कि इसमें सीमित भूमि से भी कुछ उत्पादन बढ़ाने के साथ श्रमिकों की मांग को भी पर्याप्त रूप से बढ़ती है। ठीक है, अब यहाँ पे एक तो एग्रीकल्चरल लैंड बढ़ेगा, कृषि गहनता में क्या होगा, एक तो खाद्यान्न बढ़ेगा, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ेगा। उसके बाद में हम एक एक्स्ट्रा सीजन में खेती करेंगे, तो हमारे श्रमिकों को खेती में काम करवाना पड़ेगा, तो उनको श्रमिकों के लिए भी रोजगार के संसाधन हो जाएंगे। ठीक है, तो जो सीजनल एम्प्लॉयमेंट होता है ना इंडिया में, जिसे मौसमी रोजगार बोलते हैं, वो भी बढ़ेगा। ठीक है, भारत जैसे देश में भूमि की कमी और श्रम की अधिकता, ऐसी स्थिति में फसल संघनता की आवश्यकता केवल भू उपयोग हेतु वांछित है, अपितु ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी जैसी आर्थिक समस्याओं को भी कम करने के लिए आवश्यक है। एक तो प्रोडक्शन बढ़ाएगी, दूसरा रोजगार भी देगी। ठीक है, अब जो एग्रीकल्चरल इंटेंसिटी है उसका फॉर्मूला है ये कृषि गहनता का, अर्थात सकल बोया गया क्षेत्र बटा निवल बोया गया क्षेत्र मल्टीपल 100। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसके आधार पर इसको कैलकुलेशन की जाती है इसकी। ठीक है, यानी सकल बोया गया क्षेत्र और निवल बोया गया क्षेत्र, ये याद रखना आपको। ठीक है, तो ये है एग्रीकल्चरल इंटेंसिटी का फॉर्मूला। ठीक है, चलिए आज के इस सेशन में इतना ही है। नेक्स्ट सेशन में हम जो भारत की जो कृषि जो फसल ऋतुएं हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, और कृषि के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। उसी प्रकार से यहाँ पे खरीफ रबी जायद है, और उसके बाद में हम खाद्यान्न फसलों के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के इस सेशन में इतना ही है। थैंक यू। वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए, और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में। थैंक यू।